हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 4 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात करी थी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन कैसे होता है, मैंने इसकी आपसे बात करी थी। तो मैंने कहा था कि आप एक काम करो कि अपना चार्ज्ड कैपेसिटर को आप ले लो लाइक दिस। ये मैंने यहां पे एक चार्ज्ड कैपेसिटर को लिया। फिर मैंने कहा था कि आप अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में फीड कर दो, कुछ ऐसे। अभी क्या होता है कि अगर ये चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट होंगी तो इसका मतलब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा लाइक दिस, और एक जो प्लेट होगी वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगी लाइक दिस। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या फिर किसी भी मैटर की अगर आप बात करते हो ना, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और जो एटम्स होते हैं उसमें आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव कैरियर की तरह एक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव कैरियर की तरह एक्ट करता है। तो होगा क्या कि जब आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपनी चार्ज कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फीड करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। देखिए क्या चल रहा होगा। ये मैंने इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं। अब इसके हर मॉलिक्यूल में क्या होगा, एटम होगा, और हर एटम में क्या होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैरियर। तो यहां से होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव प्लेट होगी ये नेगेटिव कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी लाइक दिस। यहां पे क्या होगा, नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, पॉजिटिव कैरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब ऐसा कुछ होगा। और इधर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो रियल में आपके डाइलेक्ट्रिक का जो ये वाला साइड है नेगेटिव प्लेट की तरफ का, ये आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड समझ में आएगा, जबकि ये वाला जो साइड है ये नेगेटिवली चार्ज समझ में आएगा, क्योंकि नेगेटिव कैरियर्स इधर की तरफ आ गए हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसको मैंने एक और डायग्राम के थ्रू समझाया था। मतलब यहां पर तो बहुत ज्यादा देखा जाए तो खिचड़ी पक चुकी है तो इसको मैंने एक साइड में एक और समझाया था छोटे से डायग्राम के थ्रू, कि जैसे मान लो किसी हम एक मॉलिक्यूल को लेकर समझते हैं। तो ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है लाइक दिस, ये हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव कैरियर, पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव कैरियर। तो यहां पे क्या हुआ, अगर आप देखो तो आपके इस डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मूवमेंट तैयार हो गया। और यही चीज हम लोगों ने अपनी डेफिनेशन में लिखी थी कि व्हेन वी प्लेस्ड एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर देन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेन्स डाइपोल मूवमेंट। मतलब आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इतनी बात समझ गए, गेन्स डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था आप लोगों को। अब देखो ये चीजें तो मैंने समझ ली। अब हम एक और काम करते हैं, हमें जो आगे डेरिवेशन करने हैं ना उसके लिए एक बात समझना है आपको। अगर यहाँ के कॉन्सेप्ट आपने थोड़े से क्लियर नहीं किए तो आगे जितने भी डेरिवेशन आप आएंगे ना सब में आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। तो एक बात समझिएगा कि हमने अपनी एक कैजुअल सी बात कर ली कि हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमने समझा, हमने पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डेफिनेशन में समझा कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है ये एक डाइपोल मूवमेंट को गेन कर लेता है। इस प्रोसीजर को आप लोग क्या कहते हो, पोलराइजेशन। अब देखो डेरिवेशन में डायग्राम बनाना कैसे है आपको। आगे जब आप डेरिवेशंस को करोगे ना तो कुछ ऐसा नहीं आपको बनाना है, ऐसा भी आपको नहीं बनाना। आपको करना क्या है, देखिए ये मेरे चार्ज्ड कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट है। मतलब कि
यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? यहां पर मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फीड कर दिया। जिधर आपके कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होगी उधर कौन से कैरियर्स आ जाएंगे डाइलेक्ट्रिक के, नेगेटिव, और जिधर नेगेटिव प्लेट होगी उधर कौन से कैरियर आ जाएंगे, पॉजिटिव। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? तो मतलब कि आप देखो, तो यही चीज मैं समझा रहा हूं कि भाई जब आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रख के पोलराइज्ड कर दोगे तो आप ये देखोगे कि एक एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नेगेटिवली चार्ज्ड और एक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। तो हम अपने डेरिवेशन में कुछ ऐसा बनाया करेंगे और ये हमारे लिए रहा करेगा मेरा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर है मेरी बात? तो आगे डेरिवेशन में हम इस तरह का डायग्राम लेंगे। अच्छा, एक और चीज यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं। वो कई बार एग्जाम में क्या आप देखते हो, जब अपने बुक के पेजेस पलटते हो तो आप देखते हो एक सेंटेंस आता है ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर। ये ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? तो इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपने यहां पे देखा इस वाले फिनोमिना में, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, पोलराइजेशन हो गया मॉलिक्यूल का। अभी देखो क्या होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ई नॉट, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच का, अगर ये काफी स्ट्रॉन्ग कर दो, आप स्ट्रॉन्ग कर दो या फिर इसको इंक्रीज करो, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव वाले कैरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव कैरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसको आप एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में प्लेस कर दो किसी डाइलेक्ट्रिक को, या फिर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये नेगेटिव पूरी तरह से इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर, मतलब क्या होगा कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो नेगेटिव कैरियर यहां पर आके इस प्लेट को न्यूट्रलाइज करने लगेगा, पॉजिटिव कैरियर इधर जाकर इस वाले प्लेट को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। तो मतलब क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। मॉलिक्यूल्स के ब्रेक, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने लगते हैं, और मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने से क्या होता है, आपकी जो कैपेसिटर की प्लेट होती है इसका न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेकडाउन कंडीशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, मैंने जो भी बात समझाई इसको फटाफट अपनी नोट्स में, अपनी लैंग्वेज में आप नोट करेंगे, क्योंकि थ्योरी का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर ये सब बातें मैं आपको लिखवाने लगूंगा तो। क्लियर? ओके, आइए इसको बर्फ करने जा रहा हूं, इसको बर्फ कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब देखिए, अब जितनी भी बातें मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, थोड़ी देर के लिए अपने पेन को रोक दीजिए और सिर्फ मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि यहां पर जितनी भी बातें मैं बताऊंगा इनमें से कुछ भी आपने मिस किया तो आगे के ना ही आपको डेरिवेशन समझ में आएंगे और ना ही आप इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स को बना पाओगे इस चैप्टर के। देखिए क्या करना है, हमें देखना है बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and at capacitance of कैपेसिटर। देखिए ये जो तीनों टर्म मैंने लिखे हैं ना, कि आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो इफेक्ट है, जो बिहेवियर है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कैसा होता है और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। मतलब अगर कहा जाए ना तो अभी तक आपके कैपेसिटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस जो बनने जा रही हैं वो यहीं से आएंगी आप लोगों के पास। ओके, बहुत होश से समझिएगा, गर्मी थोड़ी ज्यादा है चलिए, आपको नहीं लग रही है, आप तो यार फैन ऑन करके रंगबाजी से पढ़ रहे होगे। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया, ये चार्ज्ड
कैपेसिटर होगा, तो मतलब कि यहां पे ऐसे पॉजिटिव आयन, इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, क्योंकि चार्ज्ड कैपेसिटर था। मैंने इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया, और याद रखिएगा कि ये यहां पर कंप्लीटली फील किया जा रहा है, कंप्लीटली फीड किया जा रहा है, मतलब कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इसको कंप्लीट मतलब पूरी तरह से फील किया गया है, कोई स्पेस नहीं छोड़ना, पार्शियल वगैरह सेंटेंस अभी नहीं समझना, ठीक, कंप्लीटली फीड डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखो क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि इस डाइइलेक्ट्रिक में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स में क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैरियर होंगे। तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करेगी, वो नेगेटिव कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इधर क्या होगा, पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। तो एक बात समझना कि जब आपने अपने कैपेसिटर को पहले लिया था, इसी चार्ज कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज, दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर क्या था, पॉजिटिव आयन थे, यहां पर क्या था, नेगेटिव आयन थे। इसका मतलब यहां पर एक फील्ड रहा होगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा कि आपके पास एक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, मतलब विदाउट यूजिंग डाइइलेक्ट्रिक आपके पास एक फील्ड रहा होगा, दिस फील्ड इज योर ई नॉट, ये आपका फील्ड हो गया। ये फील्ड, मैं उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं विदाउट यूजिंग डाइइलेक्ट्रिक, मतलब इस तरह का केस होगा। अब आपने क्या किया, इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को फीड कर दिया है, कंप्लीटली फीड किया है, तो यहां पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर जैसे डाइइलेक्ट्रिक को आपने फीड किया, इसका पोलराइजेशन हुआ, इस एंड पर क्या आ गया, माइनस क्यू डैश, इस एंड पे क्या आ गया, प्लस क्यू डैश। तो यहां पर क्या हुआ, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी तो एक फील्ड तैयार हुआ, दिस इज कॉल्ड योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात। ये स्ट्रक्चर पहले तो आपको दिमाग में अपने रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको रखना है दिमाग में। अब देखिए क्या होगा, अब जरा मेरे को आप एक आंसर दो कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। भाई आपका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लेफ्ट टू राइट है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का नेट वैल्यू क्या होती है, उनका सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनकी नेट वैल्यू के लिए उनको आप ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, सीधा सीधा आंसर सर डिक्रीज होगी। मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर मैंने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को, अगर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को अपने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फीड किया तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मेरी बात समझ में आई। यानी सबसे पहले दिमाग में यही रखना है कि अगर आपने किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फीड किया तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मेरी बात क्लियर, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अदरवाइज कैपेसिटर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आज वाले पॉइंट आपने ध्यान नहीं दिए तो। ओके, तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सीरियस पढ़ाऊंगा, ज्यादा हंसी मजाक नहीं होगा लेक्चर में, ठीक है। आ जाओ। तो यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि जरा मुझको ये बताओ कि आपके हिसाब से यहां पर ई नेट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ई नेट का मीन्स क्या होगा। तो यहां पर देखो आपको दिख रहा है कि एक जो वेक्टर है वो ऐसा है, ये वाला, और एक इंड्यूस्ड वेक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, वो कैसा है, अपोजिट है। दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट है, तो नेट क्या होगा, इसका सब्ट्रैक्शन। तो देखो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यार जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, पहले से डिक्रीज कर गया। अब सारी बातों को वो ध्यान से नोट करिएगा। यहां पे बेटा ये जो ई नॉट होता है, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between the
प्लेट ऑफ कैपेसिटर विदाउट यूजिंग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मतलब कि जब आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं यूज किया था, ये उस समय का इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज योर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए मैंने इसको ई नॉट से भी कुछ अगर चाहो तो सेंस करने के लिए इसको ई ओ फॉर ओरिजिनल भी आप पढ़ सकते हो। वैसे जो सही तरीका है वो ई नॉट होता है। ये ई आई क्या होता है? दिस इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। और ई नेट क्या होता है? ई नेट इज योर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। लिख लीजिएगा, ई नेट का मतलब होता है, यहां पे लिख लेंगे आप लोग, ई नेट का मीन्स लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, कुछ कटा तो नहीं? चेक कर लूं मैं। ओके, सब बढ़िया। इतनी बातें हो गई। आ जाइए, अब देखिए, अब थोड़ी सी बातें और समझिएगा। ये तो मैंने एक कैजुअल सी बात करी कि आपका नेट जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस कर गया। अब इतनी सब बातें हमें नहीं समझनी, हमें कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाने हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो जरा, आपको ये पता है कि अगर यहां पर आपने कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूज किया होगा तो उस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पास एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा। मैंने आपको समझाया हुआ है कूलम्स लॉ में कि कभी भी याद रखा करिए कि अगर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात की जाती है तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत मैटर करता है। और मैंने समझाया है कि इंसुलेटर के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लार्जर देन 1 होती है, फ्री स्पेस के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, और किसी मेटल या फिर कंडक्टर के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये सारी बातें बेटा हमेशा याद रखा करो। ओके, तो देखो होता क्या है, रियल में आपका ये जो ई नेट होता है ना, इट इज इक्वल्स टू दी ई नॉट अपॉन के, दैट इज इक्वल्स टू दी माइनस ई इंड्यूस्ड। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। यहां पे ये जो मैंने लिखा है, रियल में किसी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस कर जाता है। वो कितना रिड्यूस करता है ये डिपेंड करता है कि आपके उस मटेरियल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। और हमेशा आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उतने ही टाइम रिड्यूस करता है जिस वैल्यू या जिस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल उस फील्ड में यूज किया होता है। ये था आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने यहां पर एक ऐसा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फीड किया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल फील्ड का के टाइम्स डिक्रीज कर गया होगा। मेरी बात को बहुत अच्छे से नोट करना, यही एक सबसे ज्यादा समझने वाला पॉइंट था। याद रखिएगा कि आप जिस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल अपने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में यूज करते हो, हमेशा और हमेशा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही टाइम्स डिक्रीज होता है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में कर लेना। ये सारे पॉइंट्स तो मतलब कैजुअली हमें समझ में आ रहे थे, ये वाला पॉइंट आपको याद करना है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या किया, एक मैंने ये कैपेसिटर की चार्ज्ड प्लेट लिया जिसमें ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पर कहा 12 न्यूटन पर कूलम्ब है। ओके, मैंने यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फीड किया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। तो बताइए कि इस कैपेसिटर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहां पर जो मेरा ई नेट यहां से निकलेगा, तो मैंने क्या समझाया कि आप जिस
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फीड करते हो, आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही टाइम रिड्यूस हो जाता है, उतने ही टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो ई नॉट कितना है 12 डिवाइड बाई के कितना है 2, आंसर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन पर कूलम। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे बढ़ाइए और फिर से मेरी बातों को प्ले करके सुनिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है। जब तक ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट नहीं होगा, आप आगे किसी भी बात को समझ नहीं पाओगे। मेरी बात याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए बात को? ओके, अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। एक बात तो ये क्लियर हो गई मेरी। अब देखो पहली चीज तो हमने ये देख लिया, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जरा हम यहां पर एक और बात समझ लेते हैं। चलो इसको नोट कर लो, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, और जो भी बातें मैं समझाते जा रहा हूं ना इसको अपनी लैंग्वेज में नोट करते रहा करिए। मेरी बात समझिए, मैं एक थ्योरी अपने हिसाब से लिख दूंगा, आप उसी को रटने बैठ जाओगे। चीजों को समझ के अपने हिसाब से नोट्स बनाने की कोशिश करिए, तो ही आप आगे अच्छा कुछ कर पाओगे मेरे बच्चों। प्लीज मेरी बात याद रखिए इस चीज को, ठीक है? ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं। तो ये बात मुझे समझ में आ गई, मेरे को बात समझ में आ गई कि अगर हम जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपने फील्ड में प्लेस करते हैं, मेरा फील्ड उतने ही टाइम रिड्यूस कर जाता है। अब देखिए ये तो पहली चीज थी। अब देखो जरा दूसरा पॉइंट, हम यहां पर यह समझ रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा एक काम कर लो, मैंने यहां पे एक बात सपोज कर ली कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज योर डी। हमें एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू ई डी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके ओके। अगर मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, मतलब जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को यूज नहीं करता यहां पे, तो प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी रहती। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता। उस समय मेरा ये जो पोटेंशियल होता, दिस इज माय ओरिजिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? अब देखो व्हेन वी यूज डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो देखो मेरी बात, यहां पर क्या हो जाएगा V डैश, मतलब मान लो V, यहां पर ये क्या हो जाएगा E नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो ये K से डिवाइड हो जाएगा इनटू D। क्योंकि जब आप यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज करोगे तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E नॉट नहीं रहेगा, वो तो E नॉट बाई K हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था अभी आपको। तो इसका मतलब दिस इज माई V डैश। अब देखो जरा ये E नॉट D, क्या ऊपर V ओरिजिनल था? भाई सर ये तो आपने मैजिक दिखा दिया, मेरी बात समझ गए? और ये कब का पोटेंशियल है? तो ये पोटेंशियल है बेटा विद डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो आपने एक बात समझी कि जब आपने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को अपने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इंक्लूड किया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, कम हुआ। सेम वैसा ही इफेक्ट आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी पड़ा। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतने ही टाइम रिड्यूस हुआ है जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का आपने यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड किया है। ये दोनों बातें बहुत अच्छे से सेट करिएगा दिमाग में। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिड्यूस करता है और वो मेरे पोटेंशियल को भी रिड्यूस करता है। ओके ओके ओके, आ जाओ। यहां तक बातें हो गई? यहां तक बातें हो गई ना? पॉज करिए, नोट कर लिया बेटा, फटाफट नोट करिए। देखो प्लीज और प्लीज
लेक्चर से बोर मत होइएगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझ लीजिएगा, क्योंकि कैपेसिटर में मज़ा तभी आएगा जब ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। और जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कौन से मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ यार, सिर्फ आपको पढ़ना है। देखो मेरे को भी गर्मी हो रही ना तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। रफ करूँ, आ जाओ इधर। अब देखो जरा, ये जो तीसरा वाला पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, ये जो तीसरा वाला पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट मेरा बन रहा है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो बेटा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, पता है सर मेरे को, सबसे पहले आपने यही बताया था। ये कब की बात है, ये तब फॉर्मूला होता है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, जब कोई आपने डाई इलेक्ट्रिक यूज नहीं किया होगा। दिस इज योर ओरिजिनल कैपेसिटेंस, दिस इज योर ओरिजिनल पोटेंशियल। बात समझ गए? अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं विद डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, अगर मैंने अपने कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूज कर लिया तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा यहां पे, C इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, Q अपॉन V डैश। मतलब यहां पर अब वो पोटेंशियल यूज होगा जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के साथ आता है, यानी इसको भी मैं क्या कर लूं, C डैश सपोज कर लूं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, विद डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको इस V डैश की वैल्यू निकाली थी, दिस इज योर V नॉट अपॉन के, मतलब के Q अपॉन V नॉट। इक्वेशन फर्स्ट से मतलब यहां से देख लो, Q अपॉन V नॉट की वैल्यू क्या, C नॉट है, यानी C डैश इज इक्वल्स टू के C नॉट। ओए ओए सर, यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा डिक्रीज कर रहा था, पोटेंशियल मेरा डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहां पर मेरा कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप सोचो मेरी एक बात कि यहां पर क्या हो रहा है, मान लो कि यहां पर मैंने एक कैपेसिटर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर इसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस मान लो कि 4 फैरेड था। मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज किया, जिसकी मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 2 है। तो अगर इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के साथ मैं अगर कैपेसिटेंस पूछूं तो C डैश इज इक्वल टू के C नॉट। आप अपना फॉर्मूला लगाओगे, K कितना है 2, C नॉट कितना है 4, आंसर क्या आया 8 फैरेड। मतलब कि जब आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूज करते हो तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, जो आपके डाइलेक्ट उतने ही टाइम से इंक्रीज कर रहा है जितना आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। बात समझ गए मेरी? तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, लेकिन ये आपके कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। नोट, इन सब चीज़ों को नोट करने के बाद, लिखने के बाद एक नोट पॉइंट बनाकर लिखिए। इसको रफ कर दूं मैं, हो गया? देखिए एक नोट पॉइंट जरूर लिखिएगा, नोट पॉइंट बेटा जरूर बना लीजिएगा एक, फटाफट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ डाई इलेक्ट्रिक substance reduce the magnitude of
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट it increases the capacitance of कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो आप जरा फटाफट नोट करिए, मैं हल्का सा थोड़ा सा फेस साफ करके आता हूँ। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए। ओके, आ जाइए। आ गया मैं बहुत जल्दी आ गया सर, हमें तो लगा कि आप 5-10 मिनट का ब्रेक देंगे। हो गया इतना? हो गया? रफ करूं? ओके। बच्चों, थोड़ी ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई किया करो, बहुत ऑनेस्टी से। नहीं पढ़ोगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आपको, इसलिए बहुत ऑनेस्टी के साथ आप अपनी पढ़ाई को किया करिए, बहुत ऑनेस्टी के साथ। मेरी बात समझ गए? ओके, नो चीटिंग, बिल्कुल पढ़ाई के साथ कोई चीटिंग नहीं। ठीक है, आइए अब देखिए जरा अगली हेडिंग, चार्ज इंड्यूस्ड इन डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एक बात याद रखिएगा, बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल्स बनने के चांस होते हैं जो मैं समझाने जा रहा हूं, और मेंस में जो बच्चे मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई इससे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, देखो मेरे को क्या करना है, सिंपल सी चीजें हैं। देखो कुछ भी अपने को ज्यादा रायतेबाजी वाला काम नहीं करना, ठीक है ना, बहुत प्यार से डेरिवेशन को समझना है। दिस इज अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट लाइक दिस, ये इसकी नेगेटिव प्लेट। ओके, मैंने इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कंप्लीटली फील किया, पूरी तरह से ऐसे इसको मैंने फीड कर दिया इसके बीच में, ऐसे 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 और ऐसे। अब देखो यहां पे मैंने चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर मैंने यहां पे चार्ज सपोज कर लिया +Q, यहां पर हो गया -Q। इस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या होगा, इस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव। ओके सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट द चार्ज इंड्यूस्ड इन डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हियर -Q डैश, हियर +Q डैश। बात समझ गए? अब देखिए मैंने कई बार समझाया ना कि कुछ ऐसे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरे यूनिट को कवर करने के लिए एक बात हमेशा याद रखा करो कि शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको एक और शायद कोई फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो वहां पर गॉस लॉ वगैरह यूज हुआ था, मतलब गॉस लॉ के कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमको। जैसे मैंने आपको समझाया था गॉस लॉ में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर समझाया था। दिस इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन्हीं प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फीड कर दिया जाए तो यही आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ई नेट, वो क्या बनता है, E0/K। उस समय आपका ई नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये सब गॉस लॉ में हमने पढ़ा था। दो पैरेलल प्लेट के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा जाके गॉस लॉ के लेक्चर में, मैंने वहां पे सेपरेट वीडियो बनाए हुए, वहां पर भी देख सकते हो, बुक में भी आप पेज प्लट को देख सकते हो यार, गॉस लॉ में सब कुछ था। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। ओके सर, बात समझ गया मैं। और मैंने क्या बताया था, सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज Q अपॉन A।
लेट द एरिया ऑफ प्लेट इज योर ए। आपके ये कैपेसिटर के प्लेट का जो एरिया है उसको मैंने ए सपोज कर लिया, मतलब कि मैंने एक बात समझ यहां पे मान ली है, लेट द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज ए। अब देखो जरा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा जरा मुझको ई नेट क्या होगा, तो ई नेट होगा ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस्ड। यस सर, बिल्कुल होगा। इतनी बात समझ गए? यस सर, समझ गए। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कैपेसिटर प्लेट इज योर पॉजिटिव सिग्मा, हियर निगेटिव सिग्मा। यहां पर क्या कर ले, निगेटिव सिग्मा डैश पॉजिटिव सिग्मा डैश सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड। ओके, मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट एरिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव प्लेट है नेगेटिव सिग्मा। अगर चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक में भी इंड्यूस्ड हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है, तो इस साइड का मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा डैश और इधर की प्लस सिग्मा डैश को सपोज कर लिया है। अब जरा इस फॉर्मूले को सेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, सिग्मा डैश। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में ना फंसिएगा, आप पॉजिटिव वाले को लेकर ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ये क्या हो जाएगा, तो ई नेट अभी मैंने समझाया था कि वो ई नॉट अपॉन के बनेगा, यार बनेगा नेट। अगर इस पूरे डाइलेक्ट्रिक के साथ आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो मतलब ये जो आपका सेटअप है ये आपको कैसा दिखाई देगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखो जरा, सारे एप्सिलॉन नॉट कट गए। यहां से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इसकी सिग्मा डैश की, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, मतलब सिग्मा तो ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 माइनस 1 अपॉन के। एक बात याद रखना, ये वाला जो पॉइंट मैंने किया है आप इसको भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड इन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये जो सिग्मा डैश है, इट इज व्हाट, दिस इज योर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, मतलब अभी चार्ज नहीं निकला, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मान लो उसने क्वेश्चन ये क्रिएट किया होता कि आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड होगा, तो यहां से आपने उसकी कैलकुलेशन कर ली है। दिस इज योर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक, फटाफट बहुत ध्यान से पॉज करिए, नोट करिए, जो डाउट हो पूछिए। कुछ कटा पिटा तो नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है बेटा, जरा फटाफट नोट करिए इसको। पॉज करके नोट करिए, हो गया, ओके 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 ओके। तो आ जाओ जरा, यहां तक सारी बातें नोट हो गई। तो देखो मैंने फाइनली मेरे को जो फॉर्मूला मिला वो मुझे क्या मिला, वो फॉर्मूला मुझे मिल रहा है सिग्मा डैश इज व्हाट, दिस इज सिग्मा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के, ऐसा कुछ फॉर्मूला बना। इसको मैं रफ करता हूं। अब जरा देखो मुझे एक बात बताओ, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप क्यू अपॉन ए कहते हो? यस सर। क्यू डैश क्या है, ये मेरे इस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अगर मैं इसके लिए बोलूं तो यहां पर चार्ज कितना है इसके लिए, क्यू डैश, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन ए इज इक्वल्स टू सिग्मा, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज कितना है, क्यू अपॉन ए, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के, ए से ए खत्म,
क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इन डाइइलेक्ट्रिक। क्यू डैश क्या है, यही तो है आपके पास, चार्ज इंड्यूस्ड इन डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बात समझ गए, ये फॉर्मूला आ गया। फटाफट इसको पॉज करके नोट करिए, जो भी डाउट कमेंट सेक्शन पे जाइए। सिग्मा डैश क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो वहां पर चार्ज कितना था, क्यू डैश, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज क्या था, क्यू डैश अपॉन ए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज कितना था, क्यू अपॉन ए। के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इतना हो गया, इतना हो गया, हो गया इतना। देखो यानी बेटा मेरे को यहाँ पे दो फॉर्मूले मिले। एक फॉर्मूला मेरे पास ये आया था, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। एक हमें फॉर्मूला मिला सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। एक मिला क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के, वेयर के इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब मेरी बात समझना, नोट पॉइंट। अब आपका ये डाइइलेक्ट्रिक, पहली चीज, इफ वी यूज एनी इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, अगर मैंने कोई इंसुलेटिंग जैसे वैक्स है, पेपर है, माइका है, ग्लास है, प्लास्टिक है, इनको यूज किया, तो यहां पर के क्या होगा, के इज ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी देन द क्यू डैश इज स्मॉलर देन क्यू, मतलब कि आपके डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर जो चार्ज होल्ड होगा या फिर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो हमेशा और हमेशा आपके कैपेसिटर के प्लेट के चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा। और जाहिर सी बात है यार, ये अगर मेटल है तो यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट तो मेटेलिक होगी ना, तो उस पर ज्यादा चार्ज के स्टोर होने के चांस है, जबकि ये तो इंसुलेटर है तो ऑलरेडी इस पर जो चार्ज होंगे इसके कंपैरिजन में कम होंगे। बात समझ गए, बात समझ गए, इसको जरा नोट करिए। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स में एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत इस तरह के क्वेश्चंस ऐड होते हैं और आप लोग इन तरह के क्वेश्चंस को छोड़ देते हो गया। अब देखो जरा, अब देखो जरा यहां बेटा, सेकेंड पॉइंट, इफ वी यूज फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो इसका मतलब के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर 1 प्लेस कर दो तो 1 अपॉन 1 1 1 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि वहां पर कोई भी चार्ज आप स्टोर नहीं कर पाओगे। और जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर कुछ होगा ही नहीं, फ्री स्पेस होगा, तो क्या चार्ज किस पे इंड्यूस करोगे, नहीं होगा। याद रखिएगा ड्राई एयर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, तो अगर इसके बीच में एयर होगा तो उसमें कुछ चार्ज स्टोर होने के चांस होते हैं, मतलब वहां पे कुछ चार्ज को आप इंड्यूस्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1 होती है। हम लोग एयर के लिए भी के की वैल्यू 1 पढ़ते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती। एयर के लिए 1.00059 अप्रॉक्सीमेट ऐसी कुछ वैल्यू होती है, मतलब उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, उस पर थोड़े से चार्ज को इंड्यूस्ड करने के चांस होते हैं। ओके, वो तो हमारी फिजिक्स है यार, कि हम लोग को पढ़ाया जाता है ना कि एयर और फ्री स्पेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, बट एयर का 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ठीक है, हो गया। आ जाओ लास्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट देखो इसका, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इफ वी यूज एनी मेटल बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, के इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट,
मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है। ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। मतलब कि जितना चार्ज आपके कैपेसिटर की प्लेट पर होगा उतना ही उस मेटालिक सरफेस के एंड्स पर भी चार्ज आप स्टोर करते हो। मेरी बात समझ गए होगे। अगर जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक मेटल ले लिया, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, कैपेसिटर का नेगेटिव, तो इसके बीच में अगर मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने यूज़ किया तो जितना यहाँ पॉजिटिव उतना ही यहाँ पर नेगेटिव, जितना यहाँ नेगेटिव उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब देखो जरा, ई ओरिजिनल और ई इंड्यूस्ड दोनों कैसे सेम और अपोजिट, तो ई नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। क्या यार शुरू से हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ रहे हैं कि मेटल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, शुरू से तो फिजिक्स में ही पढ़ रहे थे। तो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सारी बातें आपको फिजिक्स में पता होनी चाहिए कैपेसिटर से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा जो आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए, सारी बातों को बहुत रिलैक्स नोट करिएगा। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा कैपेसिटर के प्लेट के बीच हम डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पार्शियली फीड करेंगे। फिर हम 2 से ज़्यादा तरह के डाइइलेक्ट्रिक प्लेट्स, जैसे मान लो हमने माइका और वुड और प्लास्टिक 3 तरह के डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फीड कर दिया, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसके पहले आज के सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लेक्चर्स को इतनी देर तक देखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर मेरा चैनल आपको यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों से बेटा ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच। पॉज करिए, नोट करिए, जो डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।